साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ हमेशा मुस्कुराते और प्रसन्नचित्त रहें। साथियों आज बहुत ही शुभ दिन है और आज एक तो ये है कि प्रकृति का परिवर्तन है। हिंदी उसके आधार पर आज पौष मास का समापन है और माघ मास प्रारंभ हो जाएगा। तो आज पूर्णमासी का भी बहुत पावन दिन है, पावन दिवस जैसे कहा जाता है कि चंद्रमा आज जो है अपने पूर्ण अस्तित्व और पूर्ण प्रकाश में रहेगा, इस दुनिया को आज प्रकाशित करेगा पूर्णता के साथ। तो एक ये तो बहुत बड़ी अंतरिक्ष और खगोलीय बात हो गई। और इसके अलावा आज के शुभ तारीख में जिन लोगों का जन्म दिवस है उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद कि वो उनको हार्दिक शुभकामनाएं कि उनका आगे का जीवन बहुत ही खुशमय और बहुत अच्छा हो, ऐसी ईश्वर से परमपिता से प्रार्थना है। और आज एक और शुरुआत करेंगे चैनल में, अपने चैनल में सबका स्वागत करते हुए कि प्रकृति की दृष्टि से इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आज हम दुनिया की एक जो सर्वश्रेष्ठ चोटी है एवरेस्ट, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे और साथ में क्योंकि प्रकृति की दृष्टि से सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट आज की तारीख में भी है और इसका नाम एवरेस्ट क्यों पड़ा और आदि की जानकारी हमेशा सोमवार को प्रयास होगा कि सोमवार को इसके बारे में एपिसोड बनाया जाए कि प्रकृति के दृष्टि से इतिहास को जानें। भाई इतिहास को तो बहुत सारे लोग बहुत दृष्टि से जानते हैं, एक से एक इतिहासकार हैं इस दुनिया में, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से हम जानने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा प्रयास आज के दिन से इसकी शुभ शुरुआत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब भाई मंगलवार को जैसे श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड हो गया और हर एकादशी जी को गीता जी पे परिचर्चा हो गई। देखिए ऐसा है ना कि परिचर्चा जब तक आपस में वार्ता और आपस में विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक किसी चीज़ का विकास नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने विशेष तथ्य को कहा है कि अगर कोई चीज़ स्थिर हो गई तो उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाएगी। और महात्मा बुद्ध साहब ने भी अपने जीवन से सबसे बड़ा ज्ञान यही दिया, महात्मा बुद्ध जी ने और आदि शंकराचार्य जी ने, कि वो हमेशा चलायमान रहे, कभी एक जगह स्थिर नहीं हुए। तो विचारों का भी आदान प्रदान होते रहना चाहिए और इससे काफ़ी कुछ सुधार होता है। और जो आज आप दुनिया अच्छी देख रहे हैं, विकसित देख रहे हैं या आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित हो देख रहे हैं, ये सब विचारों की क्रियाशीलता है। अब मैं आपको मानसिक रूप से एवरेस्ट पर ले चल रहा हूँ और एवरेस्ट के चित्रों के पहले आप अवलोकन करें और प्रसन्न हों। और इस समय उत्तर प्रदेश का पारा 5 पे आ गया है और बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। चलिए फिर आगे पर चर्चा प्रारंभ होती है एवरेस्ट पर। एवरेस्ट का विभिन्न भाषाओं में विभिन्न नाम समय समय पर रहे हैं। भारत में प्राचीन शास्त्रों में इसका नाम देवगिरी मिलता है और संस्कृत में इसे आज भी देवगिरी ही कहते हैं तथा नेपाली भाषा में इसे सगरमाथा कहते हैं। जैसे आप वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाएं तो वहाँ हाथी मत्था की चढ़ाई है, उसी तरह नेपाली भाषा में इसको सगरमाथा कहते हैं, मतलब स्वर्ग का शीर्ष है। और क्योंकि तिब्बत भी मिलता है, भाई हिमालय तो बहुत कई देशों की सीमाओं को छूता है, तो तिब्बत में इसको चौमो लुंगमा कहा जाता है, मतलब पर्वतों की रानी। अच्छा, अब एवरेस्ट का जो सबसे पहले जो सर्वे हुआ, जो 1830 से प्रारंभ हो गया था, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, मतलब त्रिकोणमिति सर्वेक्षण हुआ था ये अंग्रेज शासनकाल में। और इसके कर्ता धर्ता सब अंग्रेज ही, ईस्ट इंडिया कंपनी, एवरेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसमें जो है एक बोर्ड बना था, उस बोर्ड के सदस्य थे कर्नल
जॉर्ज एवरेस्ट, वो इस बोर्ड के सदस्य थे। आप हमारी बात को ज़रा अच्छी तरह से वो सुने कि वो बोर्ड के अध्यक्ष थे, ये बात सही है। तो उस समय जितने भी पर्वत, शिखर, चोटियाँ पूरे दुनिया की थीं या जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था, उन्होंने ज्योग्राफिकल इसका सर्वेक्षण करवाया था। तो इसके जब मूल में जाएं तो 1852 में भारत के जो कलकत्ता में पैदा हुए थे श्री राधानाथ सिकदार साहब, जो कि गणितज्ञ थे, मतलब मैथमेटिकल्स उनका अतुलनीय था, और वो भी इस बोर्ड के सदस्य थे। और उन्होंने 1852 में अपनी रिपोर्ट सर्वे करके और प्रदान कर दी थी। तो आप अगर गहराई से और सत्य रूप से अगर देखें तो एवरेस्ट के जो सर्वेक्षण के जो मैथमेटिकल्स जिन्होंने वो निकाला, वो श्री राधानाथ सिकदार साहब थे। लेकिन जैसा हम भारतीय सब दया के मूल रूप से दया को ही हमें शिक्षा मिलती रही, और उस दयालुता के कारण ये हुआ कि भारतीयों के नाम कभी भी सर्वोच्च शिखर पर नहीं आ पाए। अब ये चाहे कूटनीतिकता इसे कहा जाए या चालाकी कहा जाए या होशियारी कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए, तो ये हुआ। तो देखिए भाई, सत्य बात को तो जानना ही चाहिए। इतिहास इसी को कहते हैं कि जो सत्यता को लाए, और सत्य ऐसी चीज़ है कि उसको दबाया नहीं जा सकता, वो कहीं ना कहीं निकल के आएगी। देखिए फिर आगे चलकर कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट साहब 1843 में रिटायर हो गए, और रिटायर होके ब्रिटेन या इंग्लैंड वापस भी चले गए। लेकिन सर्वेक्षण तो चल ही रहा था, और सर्वेक्षण ने 1865 में 56 में अपनी रिपोर्ट प्रसिद्ध कर दी। तो देखिए भाई, जो जॉर्ज एवरेस्ट साहब थे वो तो रिटायर हो गए, लेकिन अब ये हुआ कि हर माउंटेन का एक विशेष नाम दिया जाए और जिसको रजिस्टर्ड किया जाए। अब ये समस्या आई, तो सिकदार साहब का भी नाम चला। अब भाई क्योंकि हम तो गुलाम थे, भारत गुलाम ही था, और हमारी राजनीतिक विचारधारा भी भाई संघर्ष तो करती थी, लेकिन जितना संघर्ष करती थी वो सबके जब परिणाम अच्छा नहीं मिले तो कुछ ना कुछ तो प्रश्न चिन्ह लगेगा ही। खैर चलिए, गुलाम तो ऐसे ही होते हैं भाई। तो और फिर 1900 की बात होती तो भी कोई बात थी। 1800 में तो कोई अस्तित्व ही नहीं था राजनीतिक विचारधारा का। तो फिर ये हुआ कि 1865 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, ये भी भाई वहीं ब्रिटेन में इसका हेडक्वार्टर है, तो भाई मालिक ही थे। तो उन्होंने जो सर्वे के जो सर्वे एवरेस्ट साहब के जाने के बाद जो टीम के मैनेजर थे उनका भी नाम हटा दिया, क्योंकि उनका समयकाल कुछ कम था, और इनको एवरेस्ट साहब के नाम से उस माउंट एवरेस्ट का नाम रखा। उससे पहले माउंट एवरेस्ट PK-15 के नाम से जानी जाती थी, और ये गजट में है बाकायदे। तो देखिए, नामों का परिवर्तन का सिलसिला समय समय पे अपना लाभ या अपना नाम या अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए लोग बाग समय समय पर रखते रहे हैं, और इसमें परिवर्तन आगे भी संभावी है। अच्छा, एक जानकर आपको ये बहुत खुशी होगी, जब हम एवरेस्ट की ही चर्चा कर रहे हैं, तो एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, और इस पे चढ़ने का एक सपना होता है, और उस सपने में भारत उन 5 जो पर्वतारोही अभी तक चढ़े हैं एवरेस्ट पे, उन 5 देशों में अपना उत्कृष्ट स्थान रखता है। और सबसे बड़ी जो, और हम आपको बात बताएं कि भारत के जो पर्वतारोही हैं उसमें महिलाओं का स्थान श्रेष्ठ है। ये आपको जानकर बड़ी खुशी होगी। और इसमें समय समय पर भारतीय महिलाओं ने भारत का झंडा एवरेस्ट पर फहराया। उनमें लखपा शेरपा बछेंद्री पाल साहब
और श्रीमती प्रेमलता साहब अंशु जामसेपना अरुणाचल प्रदेश की ये रहने वाली हैं और प्रेमलता साहब हरियाणा की रहने वाली हैं, तथा अरुणिमा सिन्हा साहब जो कि दिव्यांग हैं और हमारे उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने 2013 में फतह किया। कितनी बड़ी बहादुरी और इन्होंने साहस और ये प्रेरणा की स्रोत हैं हमारी महिला जगत और देश के लिए। इनको बार बार बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन। और श्रीमती संतोष यादव साहब जो इन्होंने तो इतना बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया है कि एक सीजन में 2 बार इन्होंने फतेह किया है। और शिवांगी पाठक जी हैं जो सबसे कम उम्र की हैं, संगीता बहल जी, भावना डहरिया और आशा झंझरिया से। तो महिलाओं का विशेष स्थान है एवरेस्ट को फतेह करने में भारत में। मतलब महिला शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ हैं इस पर्वतारोही के महान श्रेष्ठ कार्य में। तो चलिए साहब, आपको हमारी एवरेस्ट की जानकारी कैसी लगी इसको कमेंट के माध्यम से शेयर करें और समय समय पे आगे भी श्री सिकदार साहब, राधानाथ सिकदार साहब के नाम से भारत सरकार को, बंगाल सरकार को एक विशेष स्थान और विशेष स्मृति के लिए कोई विशेष कार्य अवश्य करना चाहिए। ये हम सब देशवासियों की एक आवाज़ है। और भाई तब गुलाम थे, लेकिन आज तो हम गुलाम नहीं हैं। हमें अपने इतिहास को, हमें अपने महत्व को, हमारे जो महान प्रेरणात्मक महान पुरुष हुए हैं उनको जीवंत तो रखना ही पड़ेगा। यही इतिहास है। और जिसने अपने इतिहास को भुला दिया उसने अपनी संस्कृति और अपनी महानता को भुला दिया। तो चलिए इतिहास को सत्य के रूप में जिंदा रखा जाए, ये एक प्रयास प्रारंभ किया जा रहा है। आप सब लोग भी जुड़ें और हमारा उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।